Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों भारत पश्चिमी देशों से विश्वास खो रहा है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे चीन के J-10C और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. भारत पश्चिमी देशों में विश्वास क्यों खो रहा है? पिछले हफ्ते बुधवार को भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य नियंत्रित इंडियन ऑयल कॉर्प ने वैश्विक कीमतों पर 20% की छूट पर रूस की रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी से 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने का सौदा किया था। यह भारत की तेल जरूरतों के सागर में एक बूंद है, जो जनवरी में एक दिन में 45 लाख बैरल थी। फिर भी अगर रुपयों में भुगतान प्रणाली पर काम किया जाता है तो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से लेन देन को रोकता है, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका खुश नहीं है। व्हाइट हाउस से प्रवक्ता जेन साकी ने कहा है कि भारत को इस बात को चिंता करनी चाहिए कि जब यूक्रेन पर हमले की कहानी लिखी जाएगी तो इतिहास की किताबों में उसका नाम कैसे होगा। यदि इस एक सौदे से और अधिक होता है, और आपको इस बारे में प्रश्नों की अपेक्षा करनी चाहिए कि क्या पश्चिमी ने भारत में बहुत अधिक विश्वास व्यक्त किया है। फिर भी भारत के पास आश्चर्य करने का समान कारण है कि क्या उसकी पश्चिमी में बहुत अधिक विश्वास रखा है। भले ही यूरोप और यूएस रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को गति और प्रभावशाली के लिए खुद को बधाई देते हैं, वे दुनिया के बाकी हिस्सों पर इन प्रतिबंधों के प्रभाव से अंधे लगते हैं। भारत और कई अन्य विकासशील देशों पश्चिमी शक्तियों और जिन संस्थानों पर उनका प्रभुत्व है, उनके लिए घरेलू संघर्षों के लिए अलग अलग मानक हैं, जबकि विश्व बैंक अन्य युद्धग्रस्त देशों को चिंताओं को दूर करने के लिए धीमा रहा है। इसने रिकॉर्ड समय में यूक्रेन के लिए $700 मिलियन का पैकेज रखा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यूक्रेन को $1.4 अरब की आपातकालीन फंडिंग भेजने के अपने नियमों का उल्लंघन कर सकता है। इस बीच वही पश्चिमी राष्ट्र खुद को ग्लोबल कॉमन्स के गरीब भंडारी साबित कर रहे हैं। स्विफ्ट वित्तीय संदेश प्रणाली में कई रूसी बैंकों का कट ऑफ ले। हम एक वैश्विक उपयोगिता के रूप में इंटरबैंक संचार के बारे में सोचने के आदी हो गए हैं। वे अब पश्चिमी विदेशी नीतियों को एक उपकरण में बदल गए हैं। यह स्विफ्ट को नियंत्रित करने वाले देशों का एक तरफा निर्णय था, जो अमेरिका और जापान के अलावा सभी यूरोपीय हैं। इस बारे में बहुत कम सोचा गया है कि भारत जैसे देश जो रूस से तेल और उर्वरकों के भुगतान के लिए स्विफ्ट पर निर्भर हैं, इस गिरावट का प्रबंधन कैसे करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत की प्रतिक्रिया रूस के साथ रुपयों और रूबल में व्यापार का निपटान करने, प्रतिबंधों के आसपास का रास्ता तलाशने की रही है। रूस से तेल खरीदने जारी रखने के लिए भारत की आलोचना करना विशेष रूप से पीड़ादायक है, यह देखते हुए कि यूरोपीय देशों ने अभी तक खुद को रूसी ऊर्जा आपूर्ति से दूर नहीं किया है, और उनके विपरीत भारत शायद ही ऐसे बिलों के वहन कर सकता है यदि तेल महीने के लिए $70 प्रति बैरल से ऊपर रहता है। जो रुपए गिर जाएगा, सरकार के पास पैसा खर्च नहीं होगा, मुद्रास्फीति आसमान छू जाएगी और देश को भुगतान संकट के बारे में चिंता करना शुरू कर देना होगा। हम इससे पहले कम से कम 2 बार 1991 और 2012 में इस तरफ से व्यवधान से गुजर चुके हैं। फिर भी पश्चिमी में हमारे कथित समानता की दूसरे से बचना एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता है। न ही वे इस बात की सराहना करते हैं कि प्रतिबंधों की उनकी बात कितनी पाखंडी हो सकती है। अमेरिका ने पिछले दशक का अधिकांश समय भारत को ईरानी तेल न खरीदने के लिए मनाने की कोशिश में बिताया। केवल रूस पर ध्यान केंद्रित करने ही ईरान शिपमेंट को बाजार में वापस लाने की कोशिश की, जबकि अमेरिका और यूरोप अन्य देशों से प्रतिबंधों की लागत वहन करने की अपेक्षा करते हैं। वे यूक्रेन में पोलिस लड़ाकू जेट भेजने के लिए भी बहुत डरपोक है। इसके अलावा लंबी अवधि में भारतीय के डर है कि प्रतिबंध रूस को चीन के करीब ले जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बीजिंग के नियंत्रण का विस्तार करेगा। यदि पश्चिमी में कुछ लोग चिंता करते हैं कि भारत उनके पक्ष में नहीं है, तो जैसा कई भारतीय चिंता करते हैं कि पश्चिमी को उनके पक्ष की धारणा में भारत शामिल नहीं है। दोनों को अदूरदर्शी बताया जाता है। बाहुबली भारतीय राष्ट्रवाद के संरक्षण इसे पसंद करें या न करें, भारत इस समय पश्चिमी धैर्य से लाभान्वित है, क्योंकि यह सामाजिक उथल-पुथल और आर्थिक कमजोर प्रदर्शन से जूझ रहा है। इसे अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए यूरोपीय पूंजी, जापानी निवेश और यूएस प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
अपने हिस्से के लिए पश्चिमी को फिर से सीखने की जरूरत है कि उसके कार्यों का परिणाम होगा भारत जैसे देश घाटे का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या केन्या बढ़ते अनाज आयात बिल का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि यूक्रेन जितना पीड़ित न हो, लेकिन फिर भी वे पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को इन अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए बेलआउट, केंद्रीय बैंक तरलता स्वैप और अन्य असाधारण उपायों के माध्यम से जगह बनाने की जरूरत है। यह एक परीक्षण मामला है। दुनिया केवल हमलावरों को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण कर रही सकती है, चाहे रूस हो या चीन। अगर भारत जैसे देशों ने उनकी आवाज है, अन्यथा स्विफ्ट की तरह वे अपने समय के राष्ट्रीय हितों से उन प्रणालियों की अपेक्षा करेंगे और उन्हें कमजोर करेंगे। चीन के J-10C के साथ फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की तुलना। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से प्राप्त बहुउद्देशीय J-10C फाइटर जेट्स को अपनी लड़ाकू क्षमताओं में सुधार करने के लिए अपनी वायुसेना में शामिल किया है। जेट को शामिल करने के लिए पंजाब के अटोक जिले में पाकिस्तान वायुसेना बेस मिन्हास कामरान में शुक्रवार को एक औपचारिक प्रेरणा समारोह आयोजित किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि किसी भी देश को पाकिस्तान के प्रति किसी भी आक्रमण को पनाह देने से पहले 2 बार सोचना होगा। सशस्त्र बल किसी भी खतरे को हराने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित थे। पाकिस्तान का पीएम का बयान भारत द्वारा हाल ही में फ्रांस से राफेल लड़ाकू जेट की खरीद की परोक्ष संदर्भ है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि लगभग 40 वर्षों के बाद जब अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए F-16 को PAF में शामिल किया गया था, तब J-10C को शामिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आंदोलन है। हालांकि चीन लड़ाकू को भारत द्वारा हासिल किए गए फ्रांसीसी निर्मित राफेल जेट को बेजोड़ माना जाता है। यह देखने चीन के J-10 बनाम फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान की तुलना में है। J-10C क्या है? J-10C फाइटर जेट 4.5 पीढ़ी का मध्यम आकार का फाइटर जेट है और चीनी पाकिस्तानी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के फाइटर जेट JF-17 जो वर्तमान में PAF द्वारा उपयोग किया जा रहा है से अधिक शक्तिशाली है। J-10 विमान, जिसे नाटो द्वारा फायरबर्ड कहा जाता है, एक एंकल इंजन हल्का मल्टी रोल फाइटर है जो सभी मौसमों में उड़ान भर सकता है। इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के लिए स्ट्राइक और एयर टू एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। J-10C J-10 का नवीनतम संस्करण और इसे 2018 में चीनी सेना में शामिल किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार J-10 को पहली बार 1994 में सिंगल सेटर जेट की पहली उड़ान के साथ रिपोर्ट किया गया था। J-10C और राफेल लड़ाकू जेट के बीच तुलना संभव नहीं है, मुख्यतः क्योंकि बाद वाला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मिसाइल प्रणाली और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट के साथ एक जुड़वा इंजन वाला लड़ाकू विमान है। J-10C, जिस पर पाकिस्तान की नजर लंबे समय से है, असल में सिंगल इंजन वाला फाइटर है जो राफेल से अलग लीग में है। ऐसा माना जाता है कि J-10C की उत्पत्ति इजराइल में के बहु अरब डॉलर के लवी फाइटर जेट कार्यक्रम से हुई है, जिसे अगस्त 1987 से रोक दिया गया था। राफेल में J-10C की तुलना में सिर्फ 11% अधिक वजन के लिए 20% अधिक जोर है। इसका मतलब है कि ईंधन और हथियारों के समान वजन के लिए राफेल का जोर से भर अनुपात से J-10C से कहीं बेहतर होगा। इसका अर्थ है बेहतर चपलता और उच्च ऊर्जा, जो दृश्य सीमा युद्ध के भीतर निर्णय कारक है। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि राफेल की कम दूरी की मिसाइल J-10C की PL-8 और 9 मिसाइलों से आगे की पीढ़ी है। माइका IR में PL-8 के इंफ्रारेड साधक के खिलाफ एक इमर्जिंग इंफ्रारेड साधक है और इसमें बहुत अधिक रेंज ऑफ बोर शूट क्षमता, जी टॉलरेंस और किल प्रायिकता भी है। क्या ये लड़ाई के लिए तैयार है? चीनी लड़ाकू जेट J-10C ने कभी भी युद्ध या संयुक्त अभ्यास की रोशनी नहीं देखी है, जबकि राफेल का इस्तेमाल माली, अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में युद्ध अभियानों में भी किया गया है। पाकिस्तान ने 23 मार्च को वार्षिक रक्षा दिवस परेड में नए चेंगुंदू J-10 जेट के प्रदर्शन की घोषणा की थी। J-10C चीनी वायुसेना के लिए चेगंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। HAL ने पेश किया 19 सीटर नागरिक विमान, उड़ान योजना के तहत तैनात करने की योजना। भारत की निगाहें अधिक सैन्य उपग्रहों, सुरक्षित संचार के लक्ष्य और 24 घंटे सीमा पर निगरानी रखने की है। 2021 में GSLV की विफलता के कारण ईंधन टैंक में सील क्षति, कम दबाव। इसरो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का तीसरा संस्करण यांगियरिक में प्रभावशाली उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लिए 107 लाइन प्रतिस्थापना इकाइयों की मंजूरी दी।
सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for latest update.